दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भारतीय मुसलमान, ईसाई और अल्पसंख्यकों को लेकर अमेरिका ने मोदी सरकार पर बोला हमला। घरों को गिराने से लेकर इबादत स्थल को निशाना बनाने का उठाया मुद्दा। आरएसएस वीएचपी का जिक्र, जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, रूस ने यूक्रेन में फिर मचाया कोहराम, कई एयरपोर्ट पर अटैक, साथ में रूस को लेकर एक चौंकाने वाला रिपोर्ट। इसी के साथ आपको बताएंगे, चीन द्वारा मौत की धमकी के बाद ताइवान ने नागरिकों को चीन की यात्रा के खिलाफ दी चेतावनी। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, भारत में धार्मिक मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की तरफ से लगातार चिंताएं जताई जा रही है। भारत सरकार को लेकर कई मानवाधिकार संगठन का साफ कहना है कि ये देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं। इस बीच एक अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है जो मीडिया में काफी हंगामा खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के घरों को बुलडोजर से तोड़ रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने भारत पर धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है। दरअसल अमेरिका के विदेश विभाग ने साल 2023 के लिए धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारतीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ होने वाली हिंसा का जिक्र है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इस रिपोर्ट को जारी करते हुए विशेष तौर पर भारत का नाम लिया। ब्लिंकन ने बिना नाम लिए मोदी सरकार और बीजेपी पर मुस्लिम और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा कि भारत में धर्मांतरण विरोधी कानूनों, अभद्र भाषा, अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के सदस्यों के घरों और पूजा स्थलों को ध्वस्त करने यानी उसे गिराने में चिंताजनक वृद्धि हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अमेरिकी राजदूत रशद हुसैन ने भारतीय पुलिस पर ईसाइयों को निशाना बनाने के दौरान मुख्य दर्शक बने रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, उदाहरण के लिए भारत में ईसाई समुदायों ने बताया कि स्थानीय पुलिस ने धर्मांतरण गतिविधियों के आरोपों पर पूजा सेवाओं को बाधित करने वाली भीड़ की सहायता की या भीड़ द्वारा उन पर हमला किए जाने के दौरान मुख्य दर्शक बनी रही और फिर पीड़ितों को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। भारतीय जनता पार्टी भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों और राजनीतिक विरोधियों के बयानों का हवाला देते हुए 69 पन्नों की भारत 2023 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में वैध धार्मिक प्रथाओं यानी जायज मजहबी इबादत के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के कथित उत्पीड़न पर चिंता जताई गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 28 राज्यों में से 10 ने सभी धर्मों के लिए धार्मिक रूपांतरण यानी किसी धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को मानने जैसे अधिकार पर पाबंदी करने वाले कानून बनाए। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान विवेक की स्वतंत्रता और सभी व्यक्तियों को धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएम मोदी ने अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों की व्यवस्था के बजाय एक समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने के अपने आह्वान को दोहराया। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम, सिख, ईसाई और आदिवासी नेताओं और कुछ राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस पहल का विरोध इस आधार पर किया कि यह देश को हिंदू राष्ट्र में बदलने की परियोजना का हिस्सा था। इसके अलावा अमेरिकी रिपोर्ट में ह्यूमन राइट्स वॉच यानी HRW और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के हवाले से भाजपा नेताओं की धार्मिक भेदभाव के लिए आलोचना की गई है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है, हिंदू त्योहारों के सार्वजनिक उत्सव के परिणाम स्वरूप कभी कभी सांप्रदायिक हिंसा होती है, खासकर जब उनमें मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जुलूस शामिल होते हैं। साथ ही कहा गया है कि इन उत्सवों का नेतृत्व भाजपा और उसके सहयोगी समूह द्वारा किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS और हिंदू विश्व परिषद VHP शामिल है। वैसे क्या आप अमेरिका की इस रिपोर्ट से सहमत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर हमले की नई रणनीति बनाई है। इसमें रूस यूक्रेन की सभी हवाई अड्डों पर अपने अटैक बढ़ाएगा। इस मिशन की शुरुआत F-16 के डिप्लॉयमेंट वाले हवाई अड्डे से की गई है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलों और अन्य प्रकार के हथियारों का उपयोग करके हवाई अड्डों पर हमला किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि F-16 और नाटो देशों से मिलने वाले सभी एयरक्राफ्ट वाले यूक्रेन के हवाई अड्डों को टारगेट किया जाएगा। इन हमलों का लक्ष्य यूक्रेन को मिलने वाली सभी सहायता को पहले से बर्बाद कर देना है।
दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। इस बीच रूस के एक राजनयिक ने बुधवार को दावा किया कि यूक्रेन के युद्ध छिड़ने से डोनबास और नोवोरोसिया क्षेत्र में 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर खबर है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है। पुतिन ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो अब पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन रूस के सामने कई परेशानियां भी खड़ी है। रूसी सेना के पास सैनिक नहीं है, जिसके लिए पुतिन ने रूस की नागरिकता पाने को आसान कर दिया है। इस बीच जानकारी सामने आई है कि यूक्रेन से लड़ने के लिए पुतिन ने लगभग 10,000 नेचुरलाइज्ड सिटीजन को भेजा है। बता दें कि किसी विदेशी को नागरिकता दिए जाने वाले लोगों को नेचुरलाइज्ड सिटीजन कहा जाता है। खुद रूस के शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी है। रूसी अधिकारी ने यह भी बताया कि कुछ नागरिकों ने युद्ध में हिस्सा लेने के बजाय देश छोड़ने का विकल्प चुना है। आरोप है कि मास्को सैन्य हमले के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने के लिए मध्य एशियाई प्रवासियों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसा इसलिए ताकि ये सभी प्रवासी यूक्रेन युद्ध में हिस्सा ले सके। रूस की जांच समिति के प्रमुख अलेक्जेंडर बेस्टरिकिन ने कहा कि रूस उन प्रवासियों पर दबाव डाला है जिन्होंने रूसी नागरिकता प्राप्त की है, लेकिन इन सभी नागरिकों ने सैन्य अधिकारियों के साथ पंजीकरण नहीं कराया है। बेस्टरिकिन ने आगे कहा कि हमने 30,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा है जिन्होंने रूस की नागरिकता हासिल की थी, लेकिन ये लोग सैन्य सेवा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाहते थे। हालांकि इन्हें सूची में डाल दिया गया है। उन्होंने उन पुरुषों के डेटाबेस का जिक्र किया जो भर्ती होने के काबिल हो सकते हैं। बेस्टरिकिन ने आगे बताया कि पहले से ही लगभग 10,000 लोगों को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के तहत यूक्रेन भेजा जा चुका है। दरअसल रूस में लाखों प्रवासी जॉब करने के लिए अन्य देशों से आते हैं, जिनमें से अधिकतर लोग मध्य एशिया से हैं। नौकरी की कमी का सामना करते हुए रूस ने हाल के सालों में उनके लिए रूसी नागरिकता हासिल करना आसान बना दिया है। रूसी नागरिकता कई लोगों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है, क्योंकि ये देश में रहने और काम करने से जुड़ी नौकरशाही को काफी हद तक कम कर देता है। लेकिन रूस में इन प्रवासियों के लिए बड़ा चैलेंज है। रूस में प्रवासी सैन्य अधिकारियों के साथ रजिस्ट्रेशन करने और अगर बुलाया जाता है तो सेना में सेवा करने के लिए मजबूर है। बेस्टरिकिन ने कहा, इसी के चलते लोग धीरे धीरे नागरिकता छोड़ने लगे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, ताइवान की सरकार ने अपने नागरिकों के लिए चीन की यात्रा की चेतावनी जारी की है। देश ने नागरिकों को बहुत ज्यादा जरूरतों को छोड़कर यात्रा न करने की सलाह दी है। ये चेतावनी गुरुवार को तब आई जब चीन ने पिछले हफ्ते ताइवान के स्वतंत्रता समर्थक कट्टरपंथियों को फांसी देने की धमकी दी थी। ताइवान मेनलैंड वेलफेयर काउंसिल के प्रवक्ता लियांग वेनची ने संवाददाताओं से कहा कि जारी यात्रा चेतावनी चीनी प्रशासित शहरों हांगकांग और मकाओ पर भी लागू होती है। दरअसल चीन ताइवान को अपना क्षेत्र मानता है। क्षेत्र के राष्ट्रपति लाई चिंग को बीजिंग अलगाववादी के रूप में देखता है। ताइवान के राष्ट्रपति के पदभार संभालने के बाद से चीन ने उनके प्रति अपनी नापसंदगी को कोई रहस्य नहीं बनाया है। पिछले महीने उनके पदभार संभालने के बाद भी चीनी सेना ने ताइवान के आसपास 2 दिवसीय युद्ध अभ्यास किया था। इस बीच चीन ने पिछले हफ्ते एक बयान जारी कर ताइवान के स्वतंत्रता अलगाववादियों को चरम मामलों में फांसी देने की धमकी दी थी। राष्ट्रपति लाई और उनकी सरकार के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी तनाव बढ़ाते हुए चीन की धमकियों की निंदा की है। लियांग ने गुरुवार को ताइपे में एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में चीन की यात्रा पर चेतावनी की घोषणा की। इसमें उन्होंने कहा, यह निर्देश चीन जाने वाले ताइवानियों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, अगर आपको जाने की जरूरत नहीं है तो मत जाइए। ये कोई यात्रा प्रतिबंध नहीं है। हालांकि निर्देश ने ताइवान के लोगों को सुरक्षा उपायों और जवाबी उपायों के बजाय उनके जोखिमों की याद दिलाई। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही।